प्रॉब्लम में थी। ये सब चीजें हैं जो इसमें डिस्कशन वाली हैं। अदरवाइज लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड तो आपको टेक्स्ट में चीजें मिल ही जाती हैं सारी, बट हाउ टू फॉर्मुलेट इट इन एन आंसर, दैट इज अ थिंग टू बी डिस्कस्ड। तो इसमें हम शुरू करते हैं आपके उस क्वेश्चन से जो एग्जाम में आया। जी डॉक्टर सुरेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। फर्स्ट टाइम। मैडम एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का सिनेरियो था। 30 years old, BMI is 35, on the list of laparoscopy, and she had few surgeries done, multiple surgeries done, and the record is not available. And she has come for laparoscopy. Uh, how will you interact with the examiner? What will be the approach? इस तरह पे examiner question लेके चला था। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं था कि सर्जरी लेप्रोस्कोपी फॉर व्हाट इंडिकेशन। मल्टीपल सर्जरीज एंड द रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, ये बताया एग्जामिनर। नहीं, अभी जो लेप्रोस्कोपी होनी है उसकी कोई इंडिकेशन नहीं थी मेंशन्ड। नहीं थी। मैडम मैंने वैसे एक बुक से सिनेरियो लाई हूँ, वो बता दूं आपको मैडम? नहीं, इसमें एक्चुअली जो आपका पहले क्वेश्चन है ना, जो आपका एग्जाम में आया, मैं उसके पर्सपेक्टिव में चीजें जरा डिस्कस करना चाह रही हूँ। जी जी। बाकी फॉर्मुलेट तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन यस की वो हो सकती है। लेकिन बेसिकली आपका क्वेश्चन था कि बहुत सारी सर्जरीज हुई हुई हैं पेशेंट की, और रिकॉर्ड नहीं है उसमें रिस्क, इसमें दो रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या क्या है? मैडम। इसमें ओबेसिटी है और मल्टीपल सर्जरीज है मल्टीपल जिनका सर्जरीज रिकॉर्ड। है। तो जी जी। इसमें अब इंटरेक्शन जो आपका है जो एग्जामिनर के साथ है, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन? Madam, I said first of all I want to review the record of the patient. एग्जामिनर हम्म। ने कहा रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। ओके। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आई वांट अ डेफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्ट्री, व्हाट वाज द पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल। इसने कहा मेडिकल इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। और फिर मैंने कहा कि मैडम देन आई विल बी डूइंग, आई विल टेक द कंसेंट, WHO सेफ सर्जरी चेकलिस्ट। ओके, आई अगर कॉल। आपको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है ना प्रीवियस सर्जरीज का, ना ही जो है वो उसमें क्या इंडिकेशन थी, किस पर्पस के लिए की गई, तो एटलीस्ट यू कैन इंटरेक्टेड विद द पेशेंट। तो पेशेंट की हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज पेशेंट इज अ हाई रिस्क पेशेंट। तो उसमें जो है वो आपका आपका क्वेश्चन जो है वो वेग था, उसमें वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो उसमें इसको आपने जो असेसमेंट करनी है पेशेंट की बिफोर अंडर गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी तो तय है कि इसमें होनी ही होनी है, लेकिन उसमें जो पेशेंट की रिस्क स्कोरिंग है वो तो आपने करनी है। यस कि मैम। उसमें जो पिछली जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की, इसको हम अगेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर उसमें रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी का ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे पेशेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो उसमें पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री ऑफ जो प्रीवियस सर्जरीज हैं, कम से कम वो तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कब कब हुई, क्या इंडिकेशन थी उसमें, इन और वो क्या सर्जरीज क्या थी, सिजेरियन थे या खाली कोई लेप्रोटमीज भी थी, और उनमें क्या प्रॉब्लम हुए, उसमें डॉक्टर ने पेशेंट्स को क्या बताया, उसके बाद कोई इन्फेक्शन या वो सब चीजें, वो उसमें कोई विसरल इंजरी तो नहीं हुई जो पास्ट सर्जरीज थी। ये सब चीजें वो तो कम से कम आप पूछ सकते हैं, वो तो पेशेंट आपको बता सकता है। अब सपोज एग्जामिनर आपको कहता है कि इसमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट, कोई ऐसी इसकी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं है सर्जरी से रिलेटेड, अनइवेंट हुई, लेप्रोटमी भी हुई, सेक्शन भी हुआ, ये इस तरह से करके, तो फिर आपने आगे चलना होता है। लेकिन कम से कम ये जुमला आपने बोलना है कि मैं पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लूंगी अबाउट द प्रीवियस सर्जरीज, ठीक है। ये फॉर द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। ओके। ठीक है, तो ये आपने पूछना है। तो उसके बाद और क्या क्वेश्चन आपने अब, ये सारा कुछ आपको एग्जामिनर बता दिया कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, अब आपने चलना है। देन यस हाउ मैम। यू विल बेसिकली, अब इसमें आ जाती है कि आपकी इंटरेक्शन विद द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट टेकिंग या उसकी काउंसलिंग। यस मैम। Madam, I will counsel the patient about the old procedures and अब इसमें एक तो चीज हो सकती है ना, वो ये हो सकती है कि उसमें हो सकता है पेशेंट इनफर्टाइल भी हो। ठीक है ना, हम एज्यूम ही कर सकते हैं ना, उसकी पहले कोई एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री हुई हुई हो, और उसमें एंडोमेट्रोसिस के लिए उसकी मल्टीपल सर्जरी हुई, बिकॉज इट्स अ रिकरेंट प्रॉब्लम, या हो सकता है कोई मायोमेक्टमी हुई हुई, ये सब चीजें हो सकती हैं।
तो Okay. पेशेंट की हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एज मैक्सिमम एडिशन फॉर्मेशन कैन बी आफ्टर द एंडोमेट्रोसिस सर्जरी। एंडोमेट्रोसिस बताते हैं खुद भी एडिशन फॉर्मेशन की तरफ एक है, उसका प्री डिस्पोजिशन होती है। तो उसमें जो इंडिकेशंस और वो सारी सर्जरीज की जो डिटेल है वो आपको फिर भी आपने, और उसके हिसाब से फिर आप काउंसलिंग करोगे। Yes, ठीक है। मैडम उसकी इस सर्जरी जो अभी लेप्रोस्कोपी होने वाली है, तो उससे साथ इंडिकेशन को डिग आउट करने के लिए हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी तो पूछनी चाहिए ना, या पेशेंट डेफिनेटली मैं वही कह रही हूँ ना कि पेशेंट का इंटरेक्शन इसमें बाईपास नहीं किया जा सकता। इसमें जी। अब जैसे मैंने इनके सिनेरियो पे ही पूछा था कि आखिर इंडिकेशन फॉर लेप्रोस्कोपी अभी क्या है, तो इसमें प्रोबेबली जो है क्वेश्चन में शायद उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी कि लेप्रोस्कोपी इसकी किस लिए होनी है, क्योंकि जो अदरवाइज जो सिनेरियो समझ आ रहा है कि इतनी ओबीज पेशेंट में लेप्रोस्कोपी जो होनी है प्रोबेबली फॉर सम कोई इनफर्टाइल पेशेंट जो हो, तो उसी में इस तरह से हम लेप्रोस्कोपी हाई रिस्क लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो उसकी इंडिकेशन, फिर उसके उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सारी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, ये देखने के लिए कि इसमें पहले क्या क्या प्रोसीजर्स हो चुके हुए हैं, क्योंकि उसी में हमें पता चलेगा कि कितनी को इसमें रिस्क कितना कुछ ज्यादा है, अलोंग विद अदर रिस्क फैक्टर्स विच आर ऑलरेडी देयर। हाँ जी जी डॉक्टर। हाँ जी, जी। madam, while consulting, I'll counsel the patient about the risk about the whole procedure, its indication, contraindication, complication related to, madam, general anesthesia, intraoperative, post-op complications. I'll counsel the patient about the, madam, frequent complications, and then about the rare serious complications. Frequent complication may be bladder injury, bowel injury, vascular injury. Madam, the bladder injury, the bowel injury is 0.4 upon 1000, and bladder injury is 0.2. Sorry, vessel injury is 0.2. And then I will say, also counsel about the serious complication, which are rare 2 upon 2 upon 1000. And at the last about the serious complications, which is death, which is 2 to 10 upon 2 to 3 upon 10,000. As my patient has got multiple surgeries, so there is risk of adhesions. In midline, 50% risk of adhesions, and in the lower there are 25% risk of adhesions. So we'll anticipate it, madam, and I will अब check. ये जो रिस्क ऑफ एडिशन फॉर्मेशन आपने बताना है पेशेंट को, जो बताना है उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए, जाहिर है इससे पहले आपने एग्जामिनेशन कर लिया होगा, तो ये वो चीजें हैं जो आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाती हैं कि उसके इंसिजन जो हैं वो किस टाइप के हैं। और बार दफा जो एडहेजन फॉर्मेशन है वो आपको जब आप एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं स्कार एरिया पे, तो आपको तब भी अंदाजा हो जाता है कि हाउ एडहेरेंट इट मे बी, क्योंकि रिपीटेड सर्जरी के बाद सपोज उसकी अगर मिड लाइन सर्जरीज हुई हुई हैं तो उसमें जो उसका स्कार की टाइप होती है उससे भी आपको पता चल जाता है, एंड इवन इन द फेनन स्टील टाइप ऑफ इंसिजन्स। तो ये सारा कुछ उसमें आएगा, जिसके लिए पहले से आपने इंफॉर्मेशन डेली होगी बाय एग्जामिनेशन, बाय हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसको हमने बाईपास कर दिया है इस वक्त। ठीक है, लेकिन ये चीज वो है जो आपको चाहे रिकॉर्ड नहीं भी अवेलेबल, कुछ भी आपको नहीं पता, लेकिन ये वाला सेगमेंट जो है एक स्ट्रक्चर्ड वाइवा का, वो आप उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने उसमें हर हाल में करना ही है। हाँ जी। Madam, then WHO's safe surgery checklist, and as I'm anticipating, there will be, madam, additions. So I will be give calls to my madam general surgeon, and I also counsel that it may end up into laparotomy. We may we may need laparotomy. ये तो जरूरी चीज बताने वाली होती है। और दूसरी बात ये कि जब आपने उसको रिस्क बता दिए कि लेप्रोस्कोपी करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि ये इंडिकेशन है, और हमेशा जब आप किसी प्रोसीजर Thromboembolic risk. Madam, काउंसलिंग thromboembolic risk. जी VTE, madam, the risk of thromboembolism, VTE. वो And सारा कुछ मैं वैसे एक जनरल कंसेंट टेकिंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि काउंसलिंग में तो आपने उसको बताना ही है कि उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अब जब आपने उसको लेप्रोस्कोपी की जरूरत के बारे में बताना है उस पर्टिकुलर पेशेंट में फॉर अ पर्टिकुलर इंडिकेशन विच वी डोंट नो सो फार,
हो सकता है आपको एग्जामिनर कोई इंडिकेशन ऐसी बता दे कि हमने इसमें ट्यूबल पेटेंसी देखनी है या पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन है उसके लिए हमने करना है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो इसमें एग्जामिनर ने आपको कोई हिंट नहीं दिया था कि नो इंडिकेशन मैम, क्या है? उन्होंने कहा नो रिकॉर्ड इज अवेलेबल। नहीं, इंडिकेशन जो रिकॉर्ड तो अवेलेबल तब होता है ना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है। अभी जो लेप्रोस्कोपी होनी है उसकी तो कोई ना कोई तो इंडिकेशन होगी कि नो अब नो मैडम, लेप्रोस्कोपी क्यों होनी है। नहीं मैडम, बस चलो पढ़ना था, ठीक है, बस इंटरेक्ट करना ठीक है। था। बेसिकली इसमें फिर जो है वो आप उसको ओपन एंडेड के तौर पे ही चलते हैं। तो बहरहाल लेप्रोस्कोपी करना क्यों जरूरी है, उसकी सिग्निफिकेंस, व्हाट इफ वी डोंट डू दिस प्रोसीजर, उसके क्या नुकसान हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद, और उसमें एक्चुअल जो प्रोसीजर है उसमें देखो एक टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, एक वो है जो सर्जिकल उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। Technical difficulty in an obese patient and in a patient with previous multiple जो है वो उसमें क्या है, इवन उसमें हमें इनिशियल लेप्रोस्कोपी की एंट्री, ये सब चीजें उस पर भी मसला हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसको बतानी जरूरी हैं, और उसमें जो जो रिस्क फैक्टर्स होंगे वो सब के सब ये बकायदा रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है, ये बकायदा बताते हुए कि इतने % इसमें रिस्क होगा। और चूंकि उसका स्कार अगर फर्ज किया प्रीवियस मिड लाइन भी है तो उसमें कितने % चांसेस है एडहेजन के, जो सब जो है फेनन स्टील इंसिजन या लो ट्रांसफर्स इंसिजन है उतने कितने % है। अब ये जो आप रिस्क बता रहे होते हैं ना एडहेजन फॉर्मेशन का, दैट इज विद द सिंगल सर्जरी। मल्टीपल सर्जरीज के साथ जो उसका रिस्क ऑफ एडहेजन फॉर्मेशन है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय मेनी टाइम्स। तो 50 या 60% with the midline incision can be multiplied with the addition of another midline surgery। और इसी तरह से जो लो ट्रांसफर इंसिजन है उसमें भी अगर एक सिंगल में 20 या 25% है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय अनदर रिपीट सर्जरी। तो ये सारा कुछ आपने उसको बताना है। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में मेनली जो चीज जो पूछने वाली है बाय द एग्जामिनर वो है उसकी सर्जिकल टेक्निक्स जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं। यस उसमें ये इसलिए ये सब चीजें जो हैं इनको आपने जल्दी से रैप अप कर देना। यस यानी मतलब आपने जो गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जाहिर है आपने पेशेंट की रिस्क असेसमेंट करनी है सबसे पहले, क्योंकि उसके मुताबिक काउंसलिंग है, उसके मुताबिक पेशेंट की प्रेपरेशन है। आप उसको ब्लाइंडली ऐसे नहीं कर सकते जब तक पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन या कुछ इन्वेस्टिगेशन पे ना बात कर लें, तो उसको आप सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस में रैप अप कर दें। अब हम आते हैं उसमें जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम होगा कि हाउ यू विल प्रोसीड फॉर अ सेफ लेप्रोस्कोपी इन दिस पेशेंट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, एग्जामिनर ने आपको कैसे ये क्वेश्चन पुट अप किया था? बस मैडम खुद बोलना था, मैंने ये बताया कि मैडम एज माय पेशेंट हैज गॉट मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स सो आई विल गो फॉर द हेसन टेक्निक एंड आई कैन आल्सो गो फॉर द पामलेस एंट्री पॉइंट। और फिर मैडम देवर सिंह के करके दिखाओ पामलेस, उसमें यानी एक ओके, डायग्राम बनाई हुई थी, अम्बिकस बना हुआ था, उसमें डाल के दिखाओ। एंड ठीक है, और मैंने कहा एमडीटी करेंगे मैडम, देयर विल बी माय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेस्कुलर सर्जन एंड देयर में माय एंड देयर विल बी इन्वॉल्व, देयर आल्सो विल क्रॉस मैच ब्लड एंड ये चीजें बताई थी मैंने। एंड पोस्ट ऑप इंट्राऑपरेटिव आई विल बी विजिलेंट फॉर इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड वो मैडम देयर आर इंट्राऑपरेटिव तो फिर जैसे भी होगी, गट इंजरी होगी या वेसल इंजरी होगी, वो तो उसके हिसाब से होगा। कॉल्स लेकिन ऑलरेडी उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जो पिछली दफा बात हो रही थी कि इसमें शायद वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, या कहाँ पे किस जगह पे आपको एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था ताकि मैडम वो वो कह रहे एरिया को थे हिट करें? हम्म, क्या हम इसमें लेप्रोस्कोप डायरेक्ट डाल सकते हैं, डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी डाल सकते हैं इसके अंदर लेप्रोस्कोप, अच्छा, इस तरह ये से क्वेश्चन क्वेश्चन था। पूछ रहे। हाँ डाल सकते हैं और डायरेक्ट। और मैडम हेसन मैंने बता दिया, पामरेस मैंने बता दिया, इनहेंस रिकवरी हम्म प्रोग्राम बता दिया, सारी चीजें। हम्म पहले तो हम्म मैडम उन्होंने इंटरेक्शन किया, फिर उन्होंने कहा डालो। तो हम्म मैडम व्हाट एल्स एडिशनल इसमें और क्या चीजें हैं? देखो इसमें सबसे पहले वही चीज है कि ये जो पेशेंट जो ओबेसिटी होती है इसमें आपको ओबेसिटी का तो तोड़ है, लेकिन जो मल्टीपल सर्जरीज के बाद जो एडहेजन फॉर्मेशन है दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, कि उसमें एडहेजन जो है वो कहाँ पे होंगी, कितनी बनी हुई होंगी, और अमूमन के मिड लाइन में ही बनी हुई होती हैं, चाहे वो लो ट्रांसफर्स हो चाहे वो
मिड लाइन इंसिजन, और डेफिनेटली मिड लाइन में जरा ज्यादा बनती हैं। लेकिन अमूमन जो हमारा एरिया होता है सर्जरीज का, क्योंकि हम पेरिटोनियम को खोलते हैं वर्टिकली, उसको हॉरिजॉन्टली नहीं खोलते, और क्योंकि रेक्टस शीथ तो हॉरिजॉन्टली खुलती है अप टिल रेक्टस शीथ। जब हम पेरिटोनियम को खोलते हैं तो दैट इज अप एंड डाउन इंसिजन, उसको हमारा एक्सपोजर इसी तरह से होता है। और इसलिए जो उसमें जो मिड लाइन इन एडिजन फॉर्मेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और इसमें बिलो द अम्बलाइकस जितना लेवल होता है उसमें वो सबसे ज्यादा ये बन जाती है। दैट इज वाई अब पामर एरिया की जो बात आपने की, वो इसलिए पामर एरिया एक वो समझा जाता है ज्यादा कि इसमें जो एडहेजन फॉर्मेशन है ये सबसे तकरीबन फ्री जोन होता है, कि इसमें ये सबसे कम बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन पामर एरिया का एक और भी मसला होता है, वो ये कि इसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्प्लीन एंड द स्टमक। तो उसको जो है वो उसमें वो सारी चीजें पहले से सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, और स्टमक को एवैक्यूएट करने के लिए बाज़ दफा इवन आपको एनजी ट्यूब भी डालनी पड़ती है। लेकिन एक ओबीस पेशेंट में इवन पामर एरिया में भी जो उसकी लेंथ है, उसकी जो एब्डोमिनल वॉल की जो डेप्थ होगी दैट विल बी मच इंक्रीज्ड। उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लोअर एब्डोमेन में ही फैट डिपॉजिट होती है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप उस एरिया से जाएं जहां पे उसकी एब्डोमिनल वॉल थिकनेस सबसे कम हो, दूसरा आपने एडहेजन से बचते हुए जाना है, क्योंकि एडहेजन के साथ बिल्कुल बार दफा गट भी जुड़ी हुई होती है इन द मिड लाइन। सो यू आर नॉट श्योर कि वो एक्चुअली उसमें मतलब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब उसमें पामर एरिया पे अगर आप जाओ तो उसमें डायरेक्ट बेसिकली लेप्रोस्कोप वो होता है जिसमें आप इंसफलेशन किए बगैर यानी वेरिस नीडल डाले बगैर आप डायरेक्ट ट्रोकार डाल देते हैं। जो हेसेंस टेक्निक है उसमें, या ओपन टेक्निक जिसमें होता है, उसमें ओपन टेक्निक वुड बी मच सेफर इन दिस पेशेंट स्पेशली, कि वहां पे आप उसको जो है वो उसमें ओपन करके वही जो 1.5 सेंटीमीटर तक का आप एक इंसिजन देते हैं आप, फिर उसके बाद नीचे और डायरेक्ट फिर उसमें आपने अंडर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन खोल के रेक्टस शीट तक को खोल के फिर आपने उसमें डायरेक्ट वो डालना होता है। तो डायरेक्ट वॉज विद द ओपन और विद द क्लोज टेक्निक। इसमें डायरेक्ट जो ट्रोकर डालने वाली बात है वो दोनों तरीकों से डाल सकता है, कि हम उसको इंसफलेट किए बगैर अंदर जाएं। ओपन टेक्निक में तो इंसफलेशन किए बगैर डायरेक्ट हम जा सकते हैं, लेकिन जो क्लोज्ड टेक्निक है उसमें डायरेक्ट ट्रोकार का डालना, खास तौर पे जिसमें बहुत सारी प्रीवियस सर्जरीज हुई हों, मैंने ये भी बोला था ओबीस ट्रोकार के बगैर कर सकते हैं, ये भी मैंने बोला था कि ट्रोकार के बगैर भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, ट्रोकर मतलब नहीं ये, नहीं, वेरिस नीडल के बगैर, वेरिस नीडल के हाँ मैं बगैर भी वही कर कह सकते रही हूँ कि वेरिस नीडल के बगैर होता है डायरेक्ट ट्रोकर एंट्री, हैं। यानी यस। आप इंसफलेशन के बगैर जाएं। ज्यादातर लोग जो जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर ऐसे ना हो वो डायरेक्ट ट्रोकर ही डालते हैं, जो हु आर द एक्सपर्ट्स, कि वो डायरेक्ट ट्रोकर के साथ ही डाल देते हैं, उसमें इतना इंसफलेशन की जरूरत ही नहीं होती। वो बेसिकली एक्सपर्टीज पे भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जो कि ओबीज भी है, मल्टीपल सर्जरीज भी हैं, उसमें डायरेक्ट ट्रोकर डालना वो भी एक क्लोज्ड तरीके से, क्लोज्ड का मतलब ये है कि आपने सिर्फ ट्रोकर के हिसाब से इंसिजन दिया और उसके बाद उसको आपने जो है वो डायरेक्ट डाल दिया। अब जहां पे आप डालोगे वहां पे अगर तो आपने पामर्स पॉइंट पे डाल दिया है तो वेल एंड गुड, टेकिंग केयर ऑफ स्प्लीन एंड द स्टमक, तो वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें किसी और एरिया में आप डायरेक्ट ट्रोकर नहीं डाल सकते। सो फॉर द पामर पॉइंट, ओपन टेक्निक एंड डायरेक्ट ट्रोकर बोथ आर प्रैक्टिकल। और बाकी इवन क्लोज टेक्निक जो वेरिस नीडल के साथ है वो भी प्रैक्टिकल है। लेकिन जहां तक ये अगर आप, क्योंकि बाज दफा पामर पॉइंट एंट्री पे भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें डिफरेंट और भी ऑप्शंस होती हैं। ये कि आप इंट्रा अम्बलाइकल, मतलब जो अमूमन सही समझी जाती है फॉर द ओबीस पेशेंट्स, कि इंट्रा अम्बलाइकल आप उसमें चले जाएं डायरेक्टली, और उसमें फिर आपने बेसिकली उसमें डायरेक्ट फिर वर्टिकली होता है, क्योंकि वर्टिकली फिर आप जब जाते हैं तो उसमें फिर आप डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी वही बात है कि उसमें फिर टेकिंग केयर ऑफ एडहेजन। अब क्या एडहेजन्स को हम किसी तरीके से एंटीसिपेट कर सकते हैं? I mean, हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय एनी इमेजिंग टेक्निक?
मैडम एडिशंस को मैडम अगर हिस्ट्री ऑफ टीबी है या एंडोमेट्रोसिस है वो नहीं है, हम सिर्फ इसी सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल सर्जरीज हैं, डिवीजन बनने के चांसेस हैं, यस मैम तो नहीं कर उसमें हम सकते किसी तरीके से कर सकते हैं, नो अल्ट्रासाउंड मैम से भी कर सकते हैं। क्योंकि ओके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जब गट जुड़ी हुई होती है या ओमेंटम जुड़ा हुआ होता है, तो वो उस एरिया, उसकी मोबिलाइजेशन बहुत कम होती है। ओके तो वो जो मोबिलाइजेशन है, जो जो ऑर्गन या जो विसरा जिसकी मोबिलाइजेशन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इवन ऑन अल्ट्रासाउंड के देखा जा सकता है, तो उसको मतलब एग्जैक्टली एब्डोमिनल वॉल के पीछे अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंड इवन बाय द एमआरआई, तो उसमें हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ओके इसमें कंसिडरिंग के इसमें मैसिव एडहेरेंस होंगी, इसमें अगेन आई विल सजेस्ट कि इसमें या तो पामर एरिया बोथ विद द ओपन टेक्निक एंड डायरेक्ट ट्रोकर एंट्री, तो वो दोनों चीजें फिजिबल हैं। इन एनी अदर एरिया समटाइम्स इफ देयर इज सम स्प्लेनोमेगाली या कुछ और ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और पेशेंट हैज सो मच सो ट्रंकल ओबेसिटी दैट इट इज नॉट फिजिबल टू इंसर्ट इट देयर, तो वहां पे फिर ट्रांस अम्बलाइकल अम्बलाइकस के थ्रू आप जाएं और उसमें फिर आपने जो है वो एक प्रॉपर जो एक डायरेक्ट अंडर विजुअलाइजेशन यानी ओपन टेक्निक जो है फिर उसी के साथ जाए, क्योंकि ओके वो फिर उसमें ज्यादा अंडर डायरेक्ट विजन है, क्योंकि आपने जब इंसिजन दे के खोला आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली या इसके पीछे गट या मोमेंटम क्या है या क्या नहीं है, और उसके थ्रू फिर आप डायरेक्ट लेप्रोस्कोप डाल सकते हैं, उसमें तो फिर ट्रोकर कैनुला की जरूरत भी नहीं रहती। तो ये चीजें हैं जो इसमें फिजिबल होंगी। अब जब एक दफा आप डाल लेते हैं लेप्रोस्कोप एंडोस्कोप इन पेशेंट्स में ट्रांस अम्बलाइकली, तो फिर अगर उसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एडिशंस हैं, तो फिर उसमें सेकेंडरी पोर्ट्स डाल के तो आप उनको एडियोलाइसिस करके देन यू कैन प्रोसीड फॉर द अदर थिंग्स जो भी मैडम यही बात मेरे ख्याल में बोलनी थी कि सेकेंडरी पोर्ट डाल के एडिशोलिसिस करनी है। हम्म, क्या चीज? मैडम यही बात बोलनी चाहिए थी कि सेकेंडरी पोर्ट्स डाल के एडिशोलिसिस करनी है, ये मैंने नहीं बोला हाँ, सेकेंडरी पोर्ट्स तो का। वो देखो इसमें इसलिए कि प्रोसीड आप नहीं कर सकते, और एडहियोलाइसिस वाली जो चीज है उसमें ये ज्यादा बेहतर मैनेज हो सकती हैं बाय लेप्रोस्कोपी, लेकिन पहला काम लेप्रोस्कोप डालना ही होता है। तो उसमें पामर्स पॉइंट, ट्रांस अम्बलाइकली, ओपन टेक्निक, सिंपल एज दैट। ओपन करके ज्यादा बड़ा इंसिजन नहीं इसमें देना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 सेंटीमीटर का आप दे सकते हो, क्योंकि वरना फिर गैस लीक होती है। तो डायरेक्ट विजन के साथ फिर आपको पता चल जाएगा पीछे डिवीजन है या नहीं है, उनको सेपरेट करके यू ऑलवेज फाइंड सम स्पेस जो एडिशन फ्री होता है जिसके थ्रू आप एंडोस्कोप डाल सकते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड बाय सेकेंड रिपोर्ट्स एडह्यूजोलाइसिस एंड प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसीजर जिसके लिए आपने बेसिकली करना है। क्योंकि हो सकता है इस पेशेंट में ये भी इंडिकेशन हो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या ट्यूबल ब्लॉकेज है और आपने उसकी एडियोलाइसिस करनी हो, तो ये भी एक चीज हो सकती है, या ट्यूबल पेटेंसी भी आपने देखनी हो। तो अनलेस द पेल्विक ऑर्गन्स आर विजिबल, जो तो उस सूरत में ही फिर आप उसको एडियोलाइसिस किए बगैर तो प्रोसीड नहीं कर सकते। और एडियोलाइसिस लेप्रोस्कोपी पे इसलिए बेहतर होती है कि अंडर हाई पावर मैग्निफिकेशन हम उसको कर रहे होते हैं, यानी जो उसमें उसके उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इवन इट कैन बी मैग्निफाइड अप टू 16 टाइम्स, लेकिन अमूमन 2 to 6 टाइम्स ये एक नॉर्मल जो विजन होती है उससे ये ज्यादा मल्टीप्लाई होती हैं। सो इवन जो डेंस एडिशंस होती हैं वो भी उनकी जो कटिंग या लाइगेशन या उनकी कॉटरी, ये सब चीजें उसको मैनेज कर सकती हैं अप्रोप्रिएटली। तो ये है जो इसमें बेसिकली जिसमें हमने प्रोसीड करना होता है। और अगर फर्ज किया इसकी ये मल्टीपल सर्जरीज पहले ना भी हुई होती, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं? अच्छा, एक और भी वैसे टेक्निक इसमें होती है पोस्टीरियर फॉर्निक्स के थ्रू। ये भी कुछ अर्सा पहले एक स्टडी आई भी थी, और ये कहीं कहीं पे ये होता भी है कि आप थ्रू वेजाइना एक ऐसे डिफिकल्ट केसेस जहां पे आप किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पे फिर थ्रू पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है वो आप लेप्रोस्कोप पे डाल के कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा आप उसमें बाकी जब सेकेंड रिपोर्ट डालेंगे वो तो ज़ाहिर है अंडर डायरेक्ट विजन ही फिर डल रहा होता है ना, जब ऑलरेडी एंडोस लेप्रोस्कोप डल चुका होता है।
तो फिर आप अंडर डायरेक्ट विजन आप उसके सेकेंडरी रिपोर्ट्स डालते हैं और उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये वो टेक्निक है जो बड़े रेयर केसेस में यूज होती है, बट इट इज अ सोल्यूशन, इट इज अ वर्केबल थिंग के जिसमें हम इसको मैनेज कर सकते हैं इन वेरी डिफिकल्ट केसेस। तो ये भी एक वो चीज है जिसको हम जो है वो मेंशन कर देना चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या थी डिफिकल्टीज थी? बस मैडम यही था, 10 मिनट में बताना था। और हम्म, पोस्ट ऑफ मैडम इनहेंस रिकवरी प्रोग्राम, एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्टिक रिस्क असेसमेंट, यस, अब इसमें एंटीबायोटिक। फर्ज किया, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब जाहिर है हमें जब इतना मसला हो रहा है इस पेशेंट में प्रीवियस एडहेरेंस फॉर्मेशन की वजह से, या ये केस हो या कोई भी और केस हो जिसमें हम एडहेरेंस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। सपोजेजली इन अ केस, इन एन इनफर्टाइल केस, हमने ट्यूबल सर्जरी की और ट्यूबल सर्जरी के बाद या एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी की फॉर इनफर्टिलिटी, और उसमें हमने ट्यूबल ब्लॉकेज को ऑनवर्ड रोकना है बाय द एडहेरेंस फॉर्मेशन। तो इसमें पोस्ट ऑप क्या होगा, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट द एडहेरेंस फॉर्मेशन। तो इसमें आपके ज़हन में क्या है? बिकॉज दीज थिंग्स आर वर्केबल फॉर बोथ लेप्रोस्कोपी एंड द लेप्रोटमी। बहुत सारे लोग तो जाहिर है हर कोई तो ट्रेन नहीं होता फॉर लेप्रोस्कोपी, अगरचे लेप्रोस्कोपी के साथ एडहेरेंस फॉर्मेशन के चांसेस कम है क्योंकि हम रॉ एरिया कम छोड़ते हैं। उसमें चूंकि रॉ एरिया बहुत कम होता है तो इस वजह से एडहेरेंस फॉर्मेशन उसमें कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ना हो। तो उसमें जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं उसमें क्या होना चाहिए? मैडम, मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक एंड मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द टिश्यूज। हम्म, और मसलन क्या क्या? मैडम ज्यादा हैंडलिंग नहीं करनी सपोज आप चाहिए। लेप्रोटमी करते हैं, उस पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें एडहेरेंस फॉर्मेशन कम से कम बने? लेप्रोटमी तो दुनिया का हर बंदा ही तकरीबन कर रहा होता है, लेप्रोस्कोपी कम लोग कर रहे होते हैं। मैडम इसमें हम उसका पेरिटोनियम ओपन छोड़ सकते हैं, और जैसे वी आर डूइंग एनी यूट्राइन सर्जरी, यूट्रस को क्लोज करके और मिनिमम सुचरिंग करके पेरिटोनियम हम्म, सेल्फ हील्स। और मैडम कुछ लोग इसमें जो है मैक्सिल छोड़ देते हैं, और क्या छोड़ और देते हैं? मैडम उसमें फ्लूइड छोड़ देते हैं, नॉर्मल स्लाइन छोड़ देते हैं। हम्म, तो देयर इज कुछ सर्जन ये नहीं करते हैं, और वार्म कम्प्रेशन का यूज करना, हाँ, और टिश्यूज की मिनिमल हैंडलिंग, मेटिकुलस सर्जिकल हम्म, टेक्निक एंड हम्म, मैडम नॉट क्लोजिंग द पेरिटोनियम, हम्म। और रेक्टस को क्लोज, मतलब दैट पेरिटोनियम अगेन को इज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि देखो नॉट क्लोजिंग द पेरिटोनियम, उसमें आप एक रॉ एरिया तो डेफिनेटली छोड़ रही होती हैं। दैट अगेन इज डिबेटेबल Yes, कि ma'am. पेरिटोनियम को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। यूजुअली पेरिटोनियम को उस तरह से स्टिच नहीं किया जाता, और अगर हम स्टिच करें भी तो उसके स्मूथ सरफेसेस शुड अप्रोक्सीमेट ईच अदर, यानी उसके जो रॉ एरियाज हैं या जो ओपन हैं चीजें हैं वो तो बाहर को एक्सटीरियराइज हो जाती हैं। तो इन दैट वे माइट बी वी आर प्रिवेंटिंग द एडहेरेंस फॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट, दैट इज डिबेटेबल। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज है कि आप एक एक्स्ट्रा सुचर एप्लीकेशन को कम कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरिटोनियम में ये कैपेसिटी होती है कि ये रीग्रो करके डेफिशिएंट सरफेसेस को मैनेज कर लेती है। और बहुत सारी अगर आप डिफिकल्ट सर्जरीज में देखो, एब्डोमिनल सर्जरीज में देखो, तो पेरिटोनियम को उस तरह से शेप अप करना वाकई एक बहुत मुश्किल काम होता है। या हम जो बहुत ज्यादा एडहेरेंस वाले आप सेक्शन करते हैं उसमें बाद दफा आपको पेरिटोनियम मिल भी नहीं रही होती। सो देयर बाय डिफॉल्ट यू हैव टू लीव द पेरिटोनियम अनस्टिच्ड। लेकिन लेकिन ऐसे केसेस जहां पे हीमोस्टेसिस का इशू हो, जो जरा थोड़े से मतलब हैं सेप्टिक केसेस हो, कोई पेल्विक एब्सेस वगैरह, ये सब चीजें, वहां पे उसको स्टिच कर देना बेहतर होता है। सो दिस इज बेसिकली द पेशेंट सिलेक्शन। अब उसमें सबसे पहले हम इसको सर्जरी स्टार्ट करने से लेते हैं, उसमें बेसिकली जो सर्जरी की टेक्निक होती है दैट मैटर्स अ लॉट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब इवन फॉर द माइनर सर्जरीज या जो एक सिंपल सर्जरी है उसके लिए दे आर इन हैबिट ऑफ गिविंग द बिग इंसिजन। जितना आप बड़ा इंसिजन देते हैं, अब लेप्रोस्कोपी की ब्यूटी क्या है कि उसमें बहुत बड़े बड़े इंसिजन नहीं होते, दे आर जस्ट होल्स, और उनमें ज्यादा टिश्यू डिसेक्शन नहीं हुई होती। तो उसमें इसलिए सिर्फ उतना जो अप्रोप्रिएट
जस्ट अप्रोप्रिएट इंसिजन दे देना चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा खींचा तानी भी ना करनी पड़े और जो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली टिश्यू एक्सपोजर भी ना हो। तो उसमें एडिक्वेट इंसिजन इज वन थिंग, नॉट एक्स्ट्रा लार्ज इंसिजन एंड नॉट टू स्मॉल इंसिजन। और ये दूसरी चीज ये कि फिर टिश्यू डिसेक्शन, ऑलवेज रिस्पेक्ट द टिश्यूज। टिश्यू डिसेक्शन सिर्फ उतनी ही करें जितनी आपको उस सर्जरी के एक्सपोजर के लिए जरूरी है। जैसे बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि बहुत जो रेक्टस शीथ को मसल से सेपरेट करना, बहुत ऊपर तक कुछ लोग चले जाते हैं, लेटरली चले जाते हैं, एंड इन एक्चुअली इट डजंट हेल्प इन कंडक्टिंग अ सेफ सर्जरी। इसमें कोई उससे इतना ज्यादा स्पेस मिलता नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारा टिश्यू डिसेक्ट करके टिश्यू ट्रॉमा कर दिया होता है, हमने एक डेड स्पेसिस क्रिएट कर दिए होते हैं, वेसल्स वहां पे इंजर हुई होती हैं जिनकी फिर हेमोस्टेसिस हम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज ये कि उसमें टू मच कॉटरी को अवॉइड करना चाहिए। अगरचे बाज दफा हम कॉटरी इंसिजन्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा जो टिश्यू बर्निंग होती है ना, उससे बेहतर होता है कि आप जो खास तौर पे जो मसल्स की वेसल्स हैं या जो बड़े ब्लीडर्स हैं उनको हमेशा टाई करें। उनको बहुत ज्यादा जो कॉटरी करना होता है वो भी एक टिश्यू हीलिंग में मसला करता है और वो भी एडिशन फॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये तो होगी कि आपका सर्जिकल एक्सपोजर, टाइप ऑफ टिश्यू ट्रॉमा, और ये सारी चीजें, टू मच जो हीट एप्लीकेशन जो डेफिनेटली कॉटरी के साथ ही है वो भी, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और जब आप इसमें जस्ट यूज, ऑलवेज यूज जस्ट वार्म सेलाइन, नॉट द हॉट सेलाइन, क्योंकि हॉट भी जो है वो टिश्यू डैमेज करता है। तो इसमें इरिगेशन थ्रू आउट द प्रोसीजर, क्योंकि जो टिश्यू ड्राइंग है वो भी इन प्री डिस्पोजिशन टू इन्फ्लेमेशन कर रही होती है एंड टिश्यू ट्रॉमा की तरफ भी लेके जाती है। तो उसमें जो टिश्यू हाइड्रेशन, जैसे आप सेलाइन का यूज कर लें, अगेन द वार्म सेलाइन, या फिर आपने जो इरिगेशन करनी है, दैट अगेन इज डिबेटेबल, लिविंग द सेलाइन। अब सेलाइन का बीच में छोड़ना कोई ऐसा बहुत ज्यादा मसले वाला बात नहीं है, मतलब आई पर्सनली डू इट। लेकिन क्योंकि देखो, जब हम कर रहे होते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे होते हैं और डिस्टेंशन मीडिया हमारा सेलाइन होता है, तो कितनी सेलाइन पेरिटोनियम के अंदर जा रही होती है, वो हम वापस तो नहीं कर रहे होते, बिकॉज सेलाइन इज एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब हो जाती है पेरिटोनियम से। तो इसलिए उसमें किसी हद तक छोड़ देना, वैसे तो इसमें मतलब ये भी कहा जाता है कि आप इसमें 500 सीसी भी छोड़ दें, लेकिन मेरा ख्याल है अप टू 30-40 सीसी भी छोड़ देना, कि वो भी ठीक है। क्योंकि जो इनिशियल जो सुपरफिशियल एपिथेलियल हीलिंग है, दैट कंप्लीट्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स। जो इनिशियल एपिथेलियल हीलिंग होती है, यानी जो उसकी टिश्यू कवरिंग है, और एक दफा टिश्यू कवरिंग हो जाए तो फिर उसमें फिब्रिन और वो सारा जो डेपोजिशन और जो बाकी टिश्यू के साथ या बाकी ऑर्गन के साथ जो एडिशन फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाती हैं किसी हद तक। सो इसलिए इसमें हीमोस्टेसिस में बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ब्लड, उसमें फिब्रिन ज्यादा होगी, और फिब्रिन जो है वो एक डेफिनेटली एक प्रमोटर है फॉर द एडिशन फॉर्मेशन, और इन कोलैबोरेशन विद द फाइब्रोनेक्टिन ये एडहेरेंस फिर बना देता है, जो ग्रेजुअली जो है ये इनिशियली ये सॉफ्ट होती हैं और उसके बाद ये हार्ड एक फाइब्रस टिश्यू बैंड की तरह से ये बन जाती हैं। तो हीमोस्टेसिस, अब जो जहां तक सुचर्स की बात है, अब उसमें ये भी है कि उसमें डोंट लीव द रॉ एरियाज, यानी रॉ एरिया को आप बहुत ज्यादा ना करें। अब हाउ टू डील विद दिस रॉ एरियाज, बाद दफा बहुत ज्यादा रॉ एरियाज होते हैं, तो इसमें जो यूज ऑफ सर्टन जो बेसिकली ऐसे ऐसे जेल्स हैं, हमारी कंट्री में तो जेल्स हैं, बाहर कुछ उस तरह से मिलती हैं जो कि वो शीट टाइप के, जिसको आप उस एरिया पे लगा सकते हैं। तो इसमें जो जेल्स होती हैं या डेक्स्ट्रॉन सोल्यूशन जरा कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि उससे जरा थोड़ा सा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन डोंट लीव द रॉ एरिया का मतलब ये है, जैसे आपने सपोज मायोमेक्टमी की है, तो मायोमेक्टमी में हीमोस्टेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। दूसरी चीज ये कि उसके जो सरफेस जो स्टिचेस हैं
सरफेस स्टिचेस को आप उन स्टिचेस के साथ करें जिनका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या फॉरेन बॉडी रिएक्शन कम होता है, यानी सबसे ज्यादा जो फॉरेन बॉडी रिएक्शन है वो कैटगट्स के साथ होता है। अब कैटगट अगर आपने यूज करनी ही है तो ट्राई टू यूज जो उसकी जिनकी मतलब जो लो नंबर वाली होती हैं, जैसे 20 आप कर सकते हो, 0 कर सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप 2 नंबर की कैटगट यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ फॉरेन बॉडी रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसमें जो है वो वाले स्टिचेस यूज आप करें जिसमें फॉरेन बॉडी रिएक्शन कम होगा एंड मिनिमम सुचरिंग ऑफ कोर्स। इवन हम मायोमेक्टमी के टाइम पे भी उसको जो है वो जैसे हम सब क्यूटिकल लगाते हैं इस तरह से हम इसको मायोमेक्टमी वाले स्टिचेस भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड के सारा आपने जो डेड स्पेस है वो ऑलरेडी ऑब्लिटेट कर लिया हुआ है। और ये बाकी हेमोस्टेसिस हो गई एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज अ मस्ट थिंग टू डू। यही वजह है कि जहाँ पे हमने एडहेसियोलाइसिस की या एडहेजन प्रिवेंशन हमने करनी है फॉर द फर्दर टाइम, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में, तो वहां पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज शुड बी प्रैक्टिस्ड राइट फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव टाइम पीरियड टिल द एंड पोस्ट ऑपरेटिव। अगरचे ये सारी सर्जरीज में ही होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द इनफर्टिलिटी सर्जरी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक तरफ अगर टिश्यू ट्रॉमा एक प्री डिस्पोज करता है टू एडिजन फॉर्मेशन, तो दूसरी तरफ इन्फेक्शन बजाते खुद भी एडिजन फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक इन पीआईडी में कोई सर्जरी तो नहीं हुई होती, लेकिन पीआईडी में जो इन्फेक्शंस हैं वो जो पेल्विक इन्फेक्शन है, इट डस प्री डिस्पोज टू एडिजन फॉर्मेशन। यही वजह है कि इवन जिनमें ना भी कभी सर्जरी हुई हुई हो उनमें भी 10% में एडिजन वैसे ही बनी हुई होती है, और हम खोल के हैरान होते हैं कि इस पेशेंट की तो सर्जरी भी नहीं हुई, फिर एडिजन कैसे बन गई। माइट बी समटाइम्स सम फैक्टर ऑफ एडिजन ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको हम जरूर करें बाय एडिक्वेट एंटीबायोटिक कवर। और बाकी इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो हमारी सारी मेजर्स होती हैं प्री ऑपरेटिवली और इंट्राऑपरेटिवली, ड्रेपिंग, सारी गाउनिंग ग्लविंग से लेके ऑपरेटिव टेक्निक तक, और फिर उसके बाद पोस्ट ऑप भी, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन को हम उस तरह से अकॉर्डिंगली डील करें। तो ये कुछ चीजें वो हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स में हमें करनी पड़ेंगी, और जो इस पेशेंट में हम बताएंगे, यही पेशेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो लेप्रोस्कोपी वाला था, इसमें भी हम पोस्ट ऑपरेटिवली ये सब चीजें इसको जो है वो हम इसमें मेंशन करेंगे एज अ मेजर टू प्रिवेंट एडहेजन फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इसमें अब इसमें बेसिकली एक ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन था, यानी इसमें हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअली इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजों की सिलेक्शन होती है और रिस्क स्कोरिंग भी होती है। तो ये एक ओवरऑल एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ओवरऑल हमने सिर्फ एक टेक्निक को डिस्कस किया, यानी उसमें एक पेशेंट है, उसमें हमने करनी है, हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें हमने लेप्रोस्कोपी करनी है, तो कैसे करोगे और क्या करोगे, उसमें प्रिकॉशन क्या होंगी, पोस्ट ऑप केयर क्या होगी। अब यही पेशेंट जो जिसकी डिफिकल्ट सर्जरी है, पास्ट सर्जरी वो भी है, बीएमआई भी इतना है, इसमें थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और ये बाकी जो अर्ली मोबिलाइजेशन वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड ही होती है कि हम लेप्रोस्कोपी के बाद ये कर सकें, और ये सारी चीजें हैं जो फिर इसमें हमने पोस्ट ऑप केयर में कवर करनी है। मैम जी मैम इसमें जो है ना वो ये भी पूछ रहे थे ना कि जैसे आप प्रोसीजर शुरू करते हो ना, तो मतलब सर्जन जो है वो किस साइड पे, जैसे कि लेफ्ट साइड पे खड़ा यस, होगा, ये वही टेक्निक से रिलेटेड है, और मैम टेक्निक एक से रिलेटेड है। जी मैम, और दूसरा वो हाँ पूछ जी, रहे थे मॉनिटर है वो जो सर्जन जो कर रहा है उसके मॉनिटर हाँ के बीच में एंगल क्या होना चाहिए मैम, ये क्वेश्चन भी हुआ हाँ। था मैम। एंगल बेसिकली जो आपका आईज है ना, जहाँ पे सर्जन होता है ना, ये एक टेक्निक्स होती हैं। अमूमन सर्जन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है वो अमूमन लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, और मॉनिटर जो है पेशेंट की लेफ्ट साइड पे, और ये जो मॉनिटर है उनके बिल्कुल सामने, और उनकी आंखों का लेवल जो है वो स्क्रीन के लेवल पे होना चाहिए। दे शुड नॉट लुक, अपना हेड अबव करके उनको देखने की जरूरत ना पड़े। तो आइडियल जो एंगल है वो यही है कि आप स्ट्रेट सामने देख रहे हो, यानी बिल्कुल आपका जो है वो लेवल ऑफ आई जो है वो एक ही हो, ताकि आप अगर लंबी सर्जरी करनी है, अगर आप गर्दन उठा के देख रहे होंगे तो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर द सर्जन एट ऑल। और ये दूसरी चीज ये कि साइड पे खड़े होना यूजुअली इज ऑन द लेफ्ट साइड फॉर पेल्विक सर्जरी,
लेकिन कभी कभी किसी सर्जरी के लिए जो है वो बाज दफा जो है वो उसमें इवन द सर्जन हैज टू कम ऑन द पेल्विक साइड और इवन ऑन द राइट साइड। तो लेकिन जो हम कॉमन सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि उसमें पोर्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि पोर्ट्स कौन कौन सी डालनी पड़ी हैं। जो लेटरल पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, और अमूमन जो 2-3 जो लेटरल पोर्ट्स हैं तो उनकी जगह पे भी डिपेंड करेगा। पेल्विक सर्जरी के लिए अमूमन लेफ्ट पोर्ट अक्सर ही डाली जाती है और उसके साथ राइट होती है। अब जो सर्जन है वो खड़ा होता है उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, और उसने दोनों पोर्ट्स को पकड़ा हुआ होता है। यानी उसका जो राइट हैंड है उसने राइट पोर्ट को पकड़ा हुआ, यानी उसके दोनों हाथों में वो होता है। और ये जो लेप्रोस्कोप है वो उसका असिस्टेंट भी पकड़ सकता है। लेकिन ये है कि इसमें जो पोजीशन है ऑफ द सर्जन दैट कैन चेंज अकॉर्डिंगली इवन ऑन द सेम साइड और ऑन द अदर साइड। यानी एक साइड पे भी जो उस राइट लेफ्ट साइड पे भी अगर है तो उसकी पोजीशन अमूमन उसके अपर बॉडी के लेफ्ट साइड पे होती है ताकि वो उसको डायरेक्टली उसमें पेल्विस की सर्जरी कर सके। और लेकिन ये है कि बाज दफा कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जैसे राइट हेड नेक्सा में है, या अगर लेफ्ट हेड नेक्सा में करनी है तो अकॉर्डिंगली द पोजीशन कैन बी चेंज्ड। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन थे? बस मैडम इसी तरह था। अच्छा, बताया। तो इसमें प्रोबेबली मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के लेवल पे हुआ होगा। यस मैम। ठीक है। बाकी ऑडिट, इंसिडेंट रिपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ये हाँ। चीजें आएंगी, सिमुलेटेड वो तो ट्रेनिंग। सारी हैं। देखो जब रिस्क मतलब इस पेशेंट के हवाले से बात कर रही हो आप या अदरवाइज? यस मैम। मैम इसमें भी हाँ, इसमें भी ऑडिट, वो इसलिए कि जो भी हम इंसिडेंट हाई रिस्क रिपोर्ट। पेशेंट मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो मेडिसिन हो, उसमें हमेशा जो एक बेसिकली एट द एंड ऑफ प्रोसीजर जो आप एक करते हैं, ऑडिट करते हैं, या जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन। इंसिडेंट रिपोर्टिंग बेसिकली उस वक्त होती है जब इंसिडेंट हो जाए। ठीक। ठीक है, तो वो इंसिडेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, इंसिडेंट पेशेंट से रिलेटेड भी हो सकता है और इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं पेशेंट से रिलेटेड हो। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग तो अगर कोई फर्ज किया इसमें इंजरी हो गई, गट इंजरी हो गई है, तो उस सूरत में इंसिडेंट रिपोर्टिंग होगी, उस सूरत में ऑडिट भी होगा। और उसमें और इन दोनों का मकसद ये है कि आइंदा इस तरह के केसेस को हम कैसे मैनेज करें कि ये दोबारा ना हो सके। उसका सोल पर्पस ये होता है टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिसेस, दोनों चीजों का। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, और इसमें कोई क्वेश्चन? मैम इसमें आपने एंट्री के 4 टेक्निक जैसे हेसन और पामर, ट्रांस अम्बिलिकल और थ्रो पोस्टीरियर फोनिक्स, यही 4 बताएंगे ना? हाँ, यही मतलब इस हाई रिस्क और पेशेंट। जी देखो, मैम, और हाई रिस्क पेशेंट अगर ये है ना तो हाई रिस्क पेशेंट बहुत थिन पेशेंट भी होता है कि नहीं होता? जी जी मैम, उसमें भी यस मैम। उसमें क्या मसला होता है? मैडम उसका एओर्टा जो है ना, स्किन से एओर्टा 2.5 डैमेज होने का रिस्क सेंटीमीटर होता बहुत करीब होता है। हाँ, उसके बिल्कुल है, करीब होता है। एग्जाम्पल और उसमें फिर जो है वेस्कुलर इंजरी होने के चांसेस काफी होते हैं। तो बावल इंजरी ज्यादा होती है। ऐसे केसेस में फिर हमें कैसे डालना चाहिए उसमें? बेसिकली ये बाकी जरा डिफरेंट हो गया इस क्वेश्चन से हटके कि अगर ऐसा पेशेंट हो तो फिर उसमें हमारी एंट्री टेक्निक क्या होती है। बहुत obese पेशेंट है, उसमें एंट्री टेक्निक क्या होती है? व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट आल्सो। ठीक है, पेशेंट को हम किस पोजीशन में डालते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पेशेंट का किस मैम पोजीशन यूजुअली तो जरूरी है? वाइड पोजीशन लिखा हुआ है, तो क्या हम ओबेस और थिन लीन के हिसाब से पोजीशन चेंज करेंगे? अगर हाँ तो कैसे चेंज करेंगे? बताइए, चेंज करनी मैम चाहिए कि वैसे नहीं तो चाहिए? all व्हाट इज मैडम योर कंसेप्ट अबाउट दिस? कि अब इस पेशेंट में, इसी पेशेंट को हम ले लें जिसका BMI 35 है, तो इसमें पोजीशन क्या होगी? मैडम इसकी डॉर्सल लिथोटमिक होगी। और मैडम जब हम जो पेल्विक ट्रोकार्स डालते हैं तो फिर उसका हेड डाउन कर देंगे, टेंडल बंद कर देंगे एट दैट टाइम। ट्रेंडलबर्ग में अगर इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, लेकिन वो डायफ्राम को कंप्रेस कर रहे होते हैं, और ये पेशेंट जो है वो GA में होते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो वो भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, उसकी मतलब होने की भी नहीं, हाँ, ये ठीक है।
अब ये जो ओबीस पेशेंट है इसको सुपाइन में होना चाहिए विदाउट ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। अलबत्ता आप मॉडिफाइड लिथोटमी होती है, देखो लिथोटमी भी दो किस्म की होती है, आप एक जो प्रॉपर जो क्लासिकल लिथोटमी है और एक वो है जो मॉडिफाइड लिथोटमी पोजीशन है जिसमें लेग्स आर एट 45 डिग्रीज, यानी वो बिल्कुल ऊपर नहीं की होती बल्कि 45 डिग्रीज पे होती है। तो लेप्रोस्कोपी के लिए 45 डिग्री पे उसकी लेग्स होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि इसमें इसमें इवन बार दफा आप पेशेंट को सीधा लटा के भी कर रहे होते हैं जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं। क्यों? इसमें एक तो सुपाइन पोजीशन में लटाना है इस पेशेंट को, ठीक है। सुपाइन पोजीशन का फायदा ये होता है ऐसे पेशेंट्स में कि जब आप उसको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में लटाते हैं तो उसमें उसकी जो गट होती है वो सारी, क्योंकि हमने इसको ट्रांस अम्बिलाइकल डालना है, ठीक है। ट्रांस अम्बिलाइकल डालने के लिए हमने अम्बिलाइकस के पीछे जाना है। अब अम्बिलाइकस के पीछे जब जाएंगे तो उस लिथोट ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में जो कि 10 से 15 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, तो मतलब ये सिर्फ थोड़ी सी माइल्ड सी होती है, बिल्कुल उसमें हेड डाउन नहीं होता। तो वो गट जो है वो उसके पीछे आ जाती है अम्बिलाइकस के पीछे ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो इसमें फिर गट इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द जो है वो ये अम्बिलाइकस। तो इस वजह से एक ओबीस पेशेंट में हम इसको सुपाइन पोजीशन में ही रखेंगे। और उसमें दूसरी चीज ये कि सुपाइन पोजीशन में जो इसका जो सेफ डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एओर्टा, क्योंकि जो जब हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में करते हैं तो थोड़ा सा सेक्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उससे लिहाज से जो लोकेशन या उसका जो एनाटॉमिकल रिलेशनशिप ऑफ द एओर्टिक बाइफर्केशन एंड द वेन्स, इंफीरियर वेना केवा वेन्स और जो पेल्विक वेसल्स है फेमरल वेसल्स है उनकी भी उसकी भी स्लाइडिंग होती है मोर टुवर्ड्स द केफेलिक साइड। तो वहां पे फिर उसकी वेसल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। बट एज इन द थिन पेशेंट्स जो उसमें हमने डेफिनेटली उसमें जो एंगल ऑफ एंट्री ऑफ वेरिस नीडल है इंसफलेशन के लिए, या अगर हमने डायरेक्ट ट्रोकर भी डालना हो, अगरचे उसमें फिर इंसफलेशन के बाद जाना ज्यादा सेफ है, तो दैट इज एट एन एंगल नॉट डायरेक्टली डाउनवर्ड। जब हम अम्बिलाइकस के थ्रू जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली डाउन जा रहे हैं इन द सुपाइन पोजीशन इन एन ओबीस पेशेंट। 45 डिग्री एंगल होगा इसका। अब इसमें इसमें इस क्योंकि इसमें हम 45 डिग्रीज पे ओबीस पेशेंट में नहीं जाते। नो मैम, थिन की बात कर रही हूँ, थिन में डालते हैं। थिन में हमने 45 डिग्री पे जाना है, ठीक है। तो थिन में अब 45 डिग्री पे जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इतना एक सेफ वो होता है, क्योंकि वेरियस नीडल की अगर आप लेंथ देखो तो अमूमन 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। और उसमें हमें हमेशा उसको उसकी जो थिन पेशेंट होती है उसकी वॉल की थिकनेस ज्यादा से ज्यादा भी 2-3 सेंटीमीटर होगी। तो उसमें हमें उसको पकड़ना ही उस तरीके से चाहिए कि वो गाइडेड तरीके से सिर्फ उतनी ही थिकनेस में जाए। और जब ये 2-3 सेंटीमीटर की थिकनेस में बता रही हूँ इवन व्हेन वी इंसर्ट इट एट एन एंगल। जो एक ओबीस पेशेंट होता है उसकी एब्डोमिनल वॉल थिकनेस अगर हम एंगल पे जाएं तो बहुत ज्यादा वो पूरी वेरियस नीडल तो उसकी अंदर ही रह जाएगी उसकी फैट के अंदर ही, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मैम नीडल भी बड़ी होनी चाहिए ओबीस पेशेंट की। जी बेरिएटिक करते वक्त ओबीस की बड़ी नीडल होनी चाहिए। हाँ, बड़ी नीडल भी हो सकती है लेकिन अमूमन जो हमारे पास अवेलेबल है वो यही मेरा ख्याल है 12 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन बड़ी नीडल जो है वो डेफिनेटली वो अवेलेबल हो तो ज्यादा वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। 20 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम होती है, अदरवाइज जो है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो उसमें से 12-13 सेंटीमीटर तो वो कहीं फैट के ही हो जाते हैं। और उसके ये हम थिन पेशेंट की भी बात कर रहे थे कि उसमें हम उसको पकड़े ही वेरियस नीडल को ऐसे कि उसमें उसका बहुत ज्यादा अनगाइडेड, अगर 12 सेंटीमीटर की नीडल है 3 सेंटीमीटर का वॉल के थ्रू उसने जाना है तो उसको सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर और जाना चाहिए पेरिटोनियम के अंदर। ये नहीं कि पूरी की पूरी हम नीडल घुसा दें, उसमें फिर डेफिनेटली इंजरी ज्यादा होने के चांसेस है। अब इसके सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मजीद वी हैव टू एलिवेट द एब्डोमिनल वॉल। अब जो एलिवेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल है वो अमूमन हम हैंड के साथ कर रहे होते हैं।
लेकिन उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि जब भी हम वॉल को एलिवेट करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उसकी स्किन एलिवेट ना हो रही हो, बल्कि थ्रू एंड थ्रू होल थिकनेस ऑफ द वॉल शुड बी एलिवेटेड। तो उसमें क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्किन हम ऊपर खींच रहे होंगे और नीचे से फेशिया अपनी जगह पे ही होगा। सो दिस कैन कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी ऑफ इंसर्शन। तो पूरी की पूरी वॉल को उठा के ऊपर तो फिर आप उसको उसमें डालें विद जेंटल मूवमेंट। ठीक है, उसमें आपने उसको जेंटली एक नीडल की तरह से ही डालना है, उसको बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं डालना। और उसकी सेफ्टी वेल्व हमेशा चेक कर लिया करें, जो उसका स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग उसका रिलीज होके उसकी जो ब्लंट कवरिंग है वो उसको कवर कर लेगी उसके शार्प एंड को, जब लॉस ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यानी जब वो पेरिटोनियम में एंटर हो जाएगी। तो दिस इज अनदर सेफ्टी वेल्व उसका जो होता है, तो वो हमें हमेशा पहले से चेक कर लेना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें हैं। अब बाद दफा एक जो है ओबीज पेशेंट, उसकी तो वॉल को ही पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मुझे तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, अगरचे मैं एडवांस लेप्रोस्कोपी नहीं करती, हम सिर्फ डायग्नोस्टिक की मैं तो करती हूँ, लेकिन जहां तक मैंने देखी है होते हुए या जो होता है प्रॉब्लम, या बाज दफा हम भी जो डायग्नोस्टिक कर रहे होते हैं इन ओबीज पेशेंट, तो ओबीज पेशेंट में तो उसकी वॉल को ही उठाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मुझे सबसे मुश्किल स्टेप लगता है किसी भी लेप्रोस्कोपी में। मैडम सेफ ट्रायंगल का इसमें बता दें, सेफ ट्रायंगल का हाँ? सेफ ट्रायंगल। मैम उसमें असिस्टेंट जो है वो दोनों हाथों से लेटरली होल्ड कर रहा होता है, जो सर्जन होता है ना वो नियर इंसर्शन होल्ड कर रहा होता है। ठीक है। तो अब इसमें जो हम बात कर रहे थे कि ओबीज पेशेंट में वी कैन टेक हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट इवन, यानी बाज दफा टॉवल क्लिप से या हम किसी एलिसिस फॉर्सेप्स से, और खास तौर पे ये हम ओपन टेक्निक में तो ये कर सकते हैं कि उसको हम एलिवेट करते हैं टू मूव इट अवे फ्रॉम द एडहेजंस, या जो उसकी एंट्री पॉइंट है वहां पे कम से कम इंजरी हो उसके लिए। लेकिन जो टॉवल क्लिप या जो हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट शुड नॉट अप्लाई ट्रैक्शन ऑन द स्किन ओनली। द सेम प्रिंसिपल हेयर कि हम सिर्फ स्किन को ट्रैक्शन ना दे रहे हो, उसकी पूरी की पूरी जो वॉल है उसको हम ट्रैक्शन दे रहे हो। ठीक है, तो ये उसमें दो तीन चीजें होती हैं। और उसके बाद जब आप वेरिस नीडल डाल लेते हैं तो उसके बाद आपने फिर उसकी सेफ्टी दे, मतलब उसमें जो है उसको इंश्योर करना होता है कि ये पेरिटोनियल कैविटी में ही है और ये आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी नहीं है। तो उसको जो मेरा ख्याल है टेस्टिंग के तरीके तो आप सब हैंगिंग ड्रॉप, हाँ जी, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, पामरस टेस्ट, एस्पिरेशन, लाइन डाल दो, ड्रॉबैक करके देख लो, और बाकी जो उसका लॉस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से जो क्लिक साउंड आपको पता चलती है वो भी एक चीज है। और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तो चीज ये होती है कि प्रेशर्स, क्योंकि एज सुन एज यू एंटर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी तो पेरिटोनियल कैविटी के प्रेशर्स बहुत कम होते हैं। तो ठीक है उस मैम। जो लो प्रेशर होता है, जो आप उसको प्रेशर गॉज के साथ अटैच करके देखते हैं, वो बहुत कम होता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आप पेरिटोनियल कैविटी में ही हैं। तो फिर आप उसको जो है वो गैसेस के साथ अटैच करते हैं, और फिर जो है वो आपने उसको इंसफलेशन करनी होती है। इंसफलेशन में भी जो है वो उसमें कोई हर एक की कैपेसिटी, एब्डोमिनल कैपेसिटी जो है वो फर्क होती है, लेकिन अमूमन ऑन जनरल एक एवरेज बिल्ट का बंदा, एक एवरेज वेट का बंदा जो है उसमें पेरिटोनियल कैविटी की कैपेसिटी इज अप टू 5 लीटर। लेकिन ये 5 लीटर होने होने तक जो इंट्रा पेरिटोनियल प्रेशर्स हैं दीज आर रेज्ड मच। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इंट्रा पेरिटोनियल प्रेशर ऑटो हम पूरे प्रोसीजर में रहें एट अराउंड 12, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ, और खास तौर पे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज लंबा चल जाए या जरा मुश्किल हो, तो वहां पे के ज्यादा देर फिर कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देती हैं, वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करती है, फिर उसमें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैडम रेस्पिरेटरी। सेफ ट्रायंगल जिसका एपिक्स अम्बिलिकस होता है, इसका बेस प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, और इसके लेटरली क्या चीज दोबारा बताइए? मैडम सेफ ट्रायंगल जिसका एपिक्स अम्बिलिकस बनाता है, जिसका बेस प्यूबिक हाँ, सिम्फिसिस बनाता है, और लेटरल टू दैट होती है इनकी एपिगैस्ट्रिक वेसल, इसके अंदर रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं हाँ, जाना। बेसिकली ये जो है इसमें जो खास तौर पे इसमें एनाटमी जो है ये देखनी बड़ी जरूरी होती है
क्योंकि एनाटमी में जो हैं वेसल, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप, जिसको हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल भी कहते हैं, ये जो हैं ये दीज रन बिलो द रेक्टस मसल। ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी तो ऊपर और इंफीरियर या डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसके पीछे होती है। तो उसका पंक्चर समटाइम्स कैन रिजल्ट इनटू रीट्रो रेक्टस मसल के जो पीछे जो हीमेटोमा है वो इतना बड़ा बन जाता है कि लिटर्स एंड ब्लड कैन बी एकोमोडेटेड इन दैट। तो उसमें जो एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से 3 सेंटीमीटर मीडियली से लेके उसके बाद जो है इसमें इसका जो एग्जैक्टली मुझे अब इसका वो याद नहीं है, लेकिन एंटीरियर सुपीरियर लाइलिक स्पाइन से जो पॉइंट होता है 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मीडियली, ये जो है ये फिर उसका एक सेफ एंट्री पॉइंट बन जाता है। मैम ये भी बताना चाहिए था हमें, सेफ ट्रायंगल बतानी चाहिए थी। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी, अब इसमें सेफ ट्रायंगल का जरा मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर ऑफ अबाउट इट, लेकिन ये है कि इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है अम्बलाइकस और नीचे ये एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। ठीक है, प्यूबिक सिंथेसिस है और मैडम, और इसके इंफी एपिगैस्ट्रिक वेसल इसके लेटरल होते हैं, इसी के अंदर रहना चाहिए, इंटीरियर नहीं होगी। ये भी बताना चाहिए था मैडम। हाँ मैडम ये भी बताना चाहिए था, क्या पता उसकी चीज में हो। हाँ, मतलब ये टेक्निक में जब हम एंटर करेंगे, बेसिकली टेक्निक है जब व्हेन वी हैव टू डू सम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसमें हमने लेटरल पोर्ट्स डालने हो तो वहां पे फिर ये सेफ ट्रायंगल वाली बात आ जाती है। यस मैम। ठीक है, तो लेकिन ये है कि वो बाद दफा ये भी होता है कि इसमें अब ये नहीं ना हमें पता कि इसमें हमने डायग्नोस्टिक करनी है या ऑपरेटिव करनी है। तो ऑपरेटिव में तो डेफिनेटली दिस नीड टू बी मेंशन, डायग्नोस्टिक में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि जो सरफेस एनाटमी है वो हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल। और अमूमन जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो रेक्टस मसल के लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे होती है। और मैडम इंसिजन अगर बड़ा है तो हमें उसे रेक्टस उसको सुचर भी करना चाहिए, उसको क्लोज करना चाहिए 10 mm से ज्यादा सेंट्रल और लेटरल 7 mm से ज्यादा, क्योंकि मैडम और ये दूसरी obese है चीज ये कि अगर आपने जब ट्रोकार डालना होता है तो ट्रोकार का डायमीटर होता है तकरीबन 10 मिलीमीटर, तो इतना ना दें कि सिर्फ 10 मिलीमीटर ही हो, उसको तकरीबन 1 to 2 मिलीमीटर थोड़ा सा बड़ा आप दें, ताकि उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा जो आप फोर्स के साथ या उसको वो अंदर जा नहीं रहा होता, वो उसकी वजह बाद दफा ये भी होती है कि आपने जितना पोर्ट है उतना ही आपने इंसिजन दिया, तो वो उसको 1 to 2 मिलीमीटर जो है वो बड़ा करना चाहिए। और अगर कभी एक्सीडेंटली ज्यादा ही बड़ा हो जाए तो गैस लीकेज का तो रिस्क होता ही है, तो वहां पे फिर आप एक स्टिच लैटरली लगा सकते हैं। और अमूमन एक आध स्टिच वैसे इस जो एंडोस्कोप है उस पे तो लगता ही लगता है, मतलब लेप्रोस्कोप वाले जहाँ से हमने डाला होता है वो लगाना जरूरी ही होता है, या क्लिप्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलें जी, और इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम डायरेक्ट एंट्री जो है, एक तो हम अम्बलाइकस से कह रहे हैं जिसमें हम डायरेक्टली ट्रोकार डालते हैं, दूसरा हम सेकेंडरी पोर्ट के लिए डायरेक्ट एंट्री, मतलब डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से जो एंट्री करते हैं वो तो फिर डालना आसान काम हो जाता है ना, वो तो लेप्रोस्कोप के साथ फोकस करो उस जगह पे और डाल लो, वो पता चल जाएगा वेसल के थ्रू या किसी एडिशन के थ्रू तो नहीं जा रहा, वो फिर डालना आसान होता है। ठीक है जी मैडम। चलें जी, और कोई क्वेश्चन इसमें, वरना फिर हम इसको एंड अप करें। नो मैम, थैंक यू मैडम। चलें, अच्छा अब क्या नेक्स्ट वीक क्या डिस्कस करना है? मैम फिर हिस्टेरोस्कोपी कर ले। अच्छा चलो ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे एग्री हैं इस पे, जिस पे सब मैक्सिमम हो फिर वो जरा टॉपिक बताया करें। ठीक है, यस मैम। तो मैम हिस्टेरोस्कोपी। ये ठीक, लास्ट हाँ टाइम जी, इन्होंने मैडम ये जो कॉटरी वगैरह है, जो इलेक्ट्रो सर्जरी है ना, ये भी दी हुई थी, कोई पिक्चर रखी हुई थी पिछले जो टॉक्स था उसमें, तो मैम क्वार्टरी ये भी वगैरह आते जो हैं। है। जी 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 मैम, ये आते हैं। ठीक है, हाँ तो क्वार्टरी भी जाहिर एक चीज तो है ना। चलो यस वो मैम। हिस्ट्रोस्कोपी के साथ ही थोड़ा सा कवर हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है मैम, चलें थैंक यू जी, मैडम, थैंक यू। ओके। जज़ाकल्लाह मैम।